सो हेलो बच्चा लोग। अभी हमने लास्ट लेक्चर के अंदर एक इंट्रोडक्शन लिया था इन्वेंट्री शब्द के ऊपर। हमने ये देखा था इन्वेंट्री मतलब स्टॉक क्या होता है। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, हर एक के लिए डिपेंडिंग अपॉन तू ट्रेडर है कि मैन्युफैक्चरर है, तेरे लिए स्टॉक अलग अलग चीज़ों का रहेगा। तू ट्रेडर है तो तेरे पास स्टॉक सिर्फ एक ही चीज़ का रहेगा, या थोड़ा रहा तो पैकेजिंग मटेरियल का रहेगा। बट तो मैन्युफैक्चरर तो तेरे पास इतना पसारा है, इतनी सारी चीज़ें हैं, तो इतनी सारी चीज़ों का सबका अलग अलग स्टॉक रहेगा। जैसे छोटा सा एग्जांपल ले ले, मैं इस चैप्टर को बहुत अच्छे से रिलेट करता हूँ आपके घर के किचन के साथ। आपके किचन में अगर आप बहुत सारी चीज़, अभी मम्मी जब सभी बनाने के हिसाब से रखेगी तो बहुत सारी चीज़ों का स्टॉक मिलेगा मम्मी के पास। घर पे आपको किचन में सारे अलग अलग दाल, ग्रेन्स, फिर आपके बिस्किट्स, मैगी, फिर इवन आपके पास सोप्स का स्टॉक मिलेगा घर पे मम्मी के पास, इजंट इट सो? ये सारे कंज्यूमेबल्स हैं, ये सारी चीज़ें जो यूज़ कर लेने वाले, तो इन सब चीज़ों का भी तो स्टॉक रहेगा ही घर पे, इजंट इट? सो अब देखो कि इतनी वैरायटी ऑफ चीज़ों का स्टॉक रहेगा तो अलग अलग रॉ मटेरियल्स रहेंगे, आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें रहेंगी, तो मैन्युफैक्चरर की चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। वो अलग बात है। हमारे लिए इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने के लिए एरिया थोड़ा नैरोअर हो चुका है अभी, क्योंकि हमसे बात जब करेंगे आज के बाद तो रॉ मटेरियल की बात करेंगे। किसके एंगल से? मैन्युफैक्चरर के एंगल से, क्योंकि हम उसी का वैल्यूएशन सीखने वाले हैं। और ट्रेडर के एंगल से हम यहाँ पे बात करेंगे तो सिर्फ हम लोग स्टॉक इन ट्रेड की बात करेंगे। डन। अब मैं आगे बढ़ने से पहले आज एक हेडिंग डिस्कस करूंगा, जिसको मैं ऐसा कह सकता हूँ, मैं उसको नाम दूंगा कॉन्सेप्ट्स। ऐसा कोई बुक में नाम नहीं, मैंने नाम दिया हुआ है आपके लिए, उसको मैं कहूँगा कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू क्लोजिंग स्टॉक। उसको नाम दूंगा कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू क्लोजिंग स्टॉक। ये अपना हेडिंग आ गया आज का। आज आगे बढ़ने से पहले काफ़ी कुछ चीज़ें आपको बेसिक पता होनी चाहिए, तो ये चैप्टर का आगे का मज़ा आएगा। ये अगर मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, ये अगर आपको नहीं भी पता रहेगा तो भी आप ये चैप्टर मैकेनिकली समझ जाओगे, बट ये लॉजिक के बहुत काम आएगा। नंबर 2, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये एक्चुअली आपको चैप्टर 7 यूनिट 2 जो मैंने कहा था ये उसका पार्ट है। तो चैप्टर 7 यूनिट 2 का पार्ट मैं अभी कवर करा ले रहा हूँ, ये थोड़ा बहुत उसके रिलेटेड पार्ट है, अभी कवर करा ले रहा हूँ, बट ये मैं बाद में उधर नहीं कवर कराऊंगा। तो ये आप मेक श्योर कि नोट कर लेना और लिख देना बाजू में, दोनों चैप्टर के काम आएगा। इस चैप्टर के लिए भी काम आएगा और अगले चैप्टर के लिए भी काम आएगा। तो ये मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, ये जस्ट एक बेसिक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन के लिए मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। उधर का पार्ट इधर क्यों कर रहा हूँ? ताकि इधर का कॉन्सेप्ट और बेटर क्लियर हो, राइट। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग सा डिस्कशन करने वाले हैं। आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट और मज़ेदार रहेगा, क्योंकि आज के लेक्चर में हम कुछ नए कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाले हैं, या मैं ऐसा कहूँगा कि हमने जो पुराने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उसको नए अप्रोच से, फ्रेश नज़रिए से हम वापस देखने वाले हैं। डन। बढ़ जाऊँ आगे। तो बच्चा अभी क्या होगा, तुझे एक चीज़ पता होनी चाहिए क्या, कि जब भी तू क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन करता था, मैं क्या बोल रहा हूँ, जब भी तू किसका कैलकुलेशन करता था बेटा? क्लोजिंग स्टॉक का। तो क्लोजिंग स्टॉक रिलेटेड है ना बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। अभी मैं फिलहाल जो डिस्कस कर रहा हूँ सिर्फ ट्रेडर के एंगल से बात कर रहा हूँ, 2 मिनट मैन्युफैक्चरर को अपने डिस्कशन से बाहर रखो। बेटा एक ट्रेडर है, ट्रेडर। आज तक तूने ट्रेडिंग अकाउंट बहुत बार बनाया है। मैं एक चीज़ हमेशा मेरे लेक्चर्स में कहता हूँ, ट्रेडिंग अकाउंट इतना इंटरेस्टिंग अकाउंट है कि उसके ऊपर अगर मैं चर्चा करने जाऊँ तो मैं शायद इसके ऊपर 3-4 घंटे भी बोल जाऊँ तो भी कम है। इसमें बताने जैसा बहुत कुछ है। बेटा ट्रेडिंग अकाउंट दिखने को बहुत छोटा अकाउंट दिखता है, बट ये छोटे पैकेट में बड़ा धमाका है। इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। डन। अब ट्रेडिंग अकाउंट को अपन थोड़ा अच्छे से समझते हैं। बेटा ट्रेडिंग अकाउंट के सबसे पहले डेबिट में मैं इसको थोड़ा एक ऐसा ये बना लूँ, उसके अंदर के कॉलम्स बना लूँ। आज तक आपको पता होगा, आपने जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाया होगा तो आप पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट लिखते थे, याद आ रहा है क्या? अब मैं यहाँ पे पर्टिकुलर्स लूँगा, क्वांटिटी लूँगा हमारे डिस्कशन के लिए, और अमाउंट लूँगा। क्या किया मैंने? पर्टिकुलर्स लिया, क्वांटिटी लिया और अमाउंट लिया। सिमिलरली क्रेडिट में भी मैं इसी तरीके से पर्टिकुलर्स लूँगा, राइट, पर्टिकुलर्स लूँगा, क्वांटिटी लूँगा, और साथ ही में आपके साथ इसके अंदर भी अपन लास्ट में अमाउंट लूँगा। डन। तो अब सबको पता होगा कि आपका ट्रेडिंग अकाउंट कैसा बनता है। डन। अभी फटाक से थोड़ा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर इफेक्ट लेने की कोशिश करता हूँ और चीज़ों को समझने की। अभी मैं इसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। सो आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल कि काइंडली आप लोग आपके साइड से जस्ट से, हाँ,
आपके साइड से आई विल रिक्वेस्ट यू कि जस्ट आप थोड़ा ध्यान दें, और मैं बातें बहुत सारी होंगी, आजू बाजू इर्द गिर्द बहुत घूमेगा, तो थोड़ा आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा इसके अंदर। बढ़ूँ मैं आगे? चलें, अभी स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। बट आपको बताओगा, आपके हमेशा आप यहाँ पर एक टिपिकल अकाउंट बनाते थे, आपके शुरुआत में हमेशा आता था पहले ओपनिंग स्टॉक। अब अपन थोड़ा स्टॉक के बारे में पढ़ने से पहले एक ट्रेडिंग अकाउंट का माहौल बनाते, उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। तो पहले आ जाता है आपका ओपनिंग स्टॉक, फिर आता है आपके परचेजेस, और परचेजेस के साथ डेबिट में आ जाते हैं बहुत सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ऐसा किया आपने कभी ट्रेडिंग अकाउंट में? और क्रेडिट साइड में आ जाता था यहाँ पर आप लोगों का सेल्स। क्रेडिट में और भी बहुत सारी चीज़ें आती थी, अगर आपको याद होगा, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, टेकन फॉर पर्सनल यूज़, काफ़ी चीज़ें आती थी, बट वो फिलहाल मेरे डिस्कशन के बाहर है, मैं बेसिक सम ले रहा हूँ। और लास्ट में हम यहाँ पर हमारा लिख देते थे क्लोजिंग स्टॉक, फिर हम हमारे ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करते थे, और ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करके फाइनली हमें क्या मिल जाता था, हमारा यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट। ऐसे सबने ट्रेडिंग अकाउंट देखा होगा। डन? अब मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अब मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर स्टॉक का क्या इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि हमारा डिस्कशन स्टॉक के बारे में इस चैप्टर में, तो पहले स्टॉक का महत्व इंपॉर्टेंस समझते हैं। स्टॉक के इंपॉर्टेंस आने से पहले मैं आपसे कुछ चीज़ें पहले शेयर करना चाहूँगा। पहले 2 मिनट के लिए ओपनिंग स्टॉक छोड़ दे इस समय, ऐसे समझो ओपनिंग स्टॉक जीरो है ही नहीं। अब ऑब्वियसली ओपनिंग स्टॉक कब जीरो होता है? 2 सर्कमस्टेंसेस में ओपनिंग स्टॉक जीरो होगा, जब आपका बिजनेस का पहला साल है, या फिर आपने पिछले साल जितना माल था सारा बेच दिया, आपके पास कुछ भी बचा नहीं है। मैं पहले ही कह चुका, मैं ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। अब बेटा आगे बढ़ने से पहले तुझे एक चीज़ पता होनी चाहिए, बड़ा इंटरेस्टिंग सा लॉजिक है। तेरे को पता होना चाहिए कि परचेस में इनडायरेक्टली डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड होते हैं। तेरे को एक चीज़ का आइडिया होना चाहिए बेटा, परचेज में इनडायरेक्टली तेरे डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड। अब इसका मैं थोड़ा डिस्कशन करूँगा, इसका मैं बहुत ही थोड़ा सा इंटरेस्टिंग डिस्कशन करूँगा फिक्स्ड असेट्स और गुड्स के बीच में डिस्कशन। तूने फिक्स एसेट्स में पढ़ा है, फिक्स एसेट्स में बेसिकली कॉस्ट कैसे कैलकुलेट हो रहा है, मैं डिस्कशन कर रहा हूँ कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होता है। तो तेरे को भी बताएं फिक्स एसेट्स में कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होता था, फिक्स एसेट में कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होता था, जल्दी बता। फिक्स एसेट में कॉस्ट कैसे, तेरी जो परचेज प्राइस होती थी, जिसको मैं सिंपल भाषा में बोलूँगा, जो प्राइस होती थी तेरी प्राइस, उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस तो उसमें ऐड कर देता था। याद आ रहा है? याद आ रहा है? जब तूने फिक्स एसेट्स के बारे में पढ़ा था डिप्रिसिएशन चैप्टर के अंदर, तब तुझे बोला था कि अगर तूने एक मशीनरी खरीदी 10 लाख रुपए की, और मशीनरी तेरे को लाने तक का जो वेजेस लगा, जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगा, वो सारे समझो लगे 2 लाख रुपए के, तो तू बोलेगा तेरा जो टोटल कॉस्ट है, कॉस्ट मेरा वर्ड बहुत क्लियर है, मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कॉस्ट, मेरा जो टोटल कॉस्ट है वो कितना हो गया? 12 लाख। तो मैंने मशीनरी खरीदी थी 10 लाख रुपए की, उसके लाने का, मेरा लैंग्वेज अच्छे से समझ, लाने का वेजेस, लाने का फ्रेट लगा 2 लाख, तो तेरी मशीनरी की टोटल कॉस्ट कितनी होगी मुन्ना? 12 लाख रुपीज़। तो तू बोलेगा मशीनरी तूने 12 लाख में खरीदी। अब 2 मिनट के लिए एग्जाम्पल है, बहुत बहुत अच्छा कनेक्शन, अगर तू लिंक लगा पा रहा है, ध्यान दे अभी यहाँ पर बेटा। हाँ, तू भी ध्यान दे, हर कोई यहाँ पर ध्यान देगा। 10 लाख रुपये की मेरी मशीनरी थी, वापस मैंने मशीनरी खरीदी शायद किसी और स्टेट से, तो लाने का मेरे को कैरिएज लगा, ट्रांसपोर्टेशन लगा, यहाँ के जो लेबर लोगों ने उठा के मशीनरी लगाई, इंस्टॉल करके दी, उसका उन्होंने कुछ खर्चा लिया, सब मिला के 2 लाख रुपए खर्चा लिया। तो परचेज प्राइस 10 लाख थी, 2 लाख रुपए ये था, तो कॉस्ट 12 लाख हो गया। तो जब मैं अकाउंटिंग एंट्री पास करने जाऊँगा, तो मैं सीधा बोलूँगा भाई मशीनरी डेबिट हो जाएगा सीधा 12 लाख रुपये से। वापस बोल रहा हूँ, मैं मशीनरी डेबिट कर दूंगा 12 लाख रुपए से, और टू कैश बैंक जो भी रहेगा क्रेडिट कर दूंगा 12 लाख रुपए से, पेमेंट हो गया। पक्का क्रिस्टल क्लियर है ये चीज़ बेटा, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। मैंने मशीनरी खरीदी 10 लाख रुपए की, 2 लाख रुपए का उसका कैरिएज, वेजेस सब खर्चा लगा, और 12 लाख रुपए टोटल कॉस्ट हुआ। मेरे पॉकेट से पैसे ही 12 लग गए, मैं सीधा मशीनरी को एक साथ 12 लाख रुपए डेबिट करता हूँ, या पहले हो चुका है ऑलरेडी। डन? बढ़ूँ आगे। अब मैं सेम एग्जाम्पल को थोड़ा सा अल्टर कर देता हूँ, सेम सिचुएशन को मैं अल्टर कर देता हूँ। अब यू आर अ डीलर इन दैट मशीनरी, वो जो तूने खरीदा वो एक मशीनरी थी, और यू आर अ डीलर इन दैट मशीनरी। अब तू एक डीलर है मशीनरी का, मतलब अब वो मशीनरी तेरे लिए एसेट नहीं रहा, वो तेरे लिए गुड्स बन गया। अब मैं सेम एग्जाम्पल में सिनेरियो थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। पहले एग्जाम्पल में तू जो मशीनरी खरीद रहा था, वो मशीनरी तेरे लिए फिक्स्ड असेट था, क्योंकि तू उस मशीनरी को खरीद के यूज़ करने वाला था। अब मैं उसी सिचुएशन के अंदर एक एग्जांपल चेंज कर रहा हूँ हल्का सा, कि अब तू उस मशीनरी का डीलर है, तू खरीद रहा है खुद के यूज़ करने के लिए, तू खरीद के किसी और को बेचेगा।
क्लियर है? पक्का? अब जो तू मशीनरी खरीदने गया तो अब ये मशीनरी तेरे लिए असेट नहीं रहा मुन्ना, ये मशीनरी क्या बन गया तेरे लिए? गुड्स बन गया। ये क्लियर है? अब ये मशीनरी की जो प्राइस थी तेरे लिए, वो प्राइस कितनी थी? 10 लाख। और उसके ऊपर समझ, तूने 2 मिनट के लिए मैं एक ही एग्जांपल लेता हूँ, तूने वेजेस पे किया 2 लाख, मतलब कैरी एज इनवर्ड वेजेस पकड़े, फिलहाल मैं एक ही नाम लेता हूँ, वेजेस ले लिया 2 लाख रुपए का। अब जब तू अकाउंटिंग एंट्री करने जाएगा, प्रॉब्लम ये है जब अकाउंटिंग एंट्री करेगा तो तू किसको डेबिट करेगा बेटा? परचेज अकाउंट डेबिट करेगा टू बैंक, ये समझता है? बट अब तू डेबिट 12 लाख नहीं करेगा, 10 लाख करेगा। तू अकाउंटिंग में फर्क समझ रहा है? ये मैं तुझे कुछ नया नहीं बता रहा, ये तूने आज तक सीखा है बेटा 11th स्टैंडर्ड से। सिर्फ मैं बाजू में लिख के तेरे को कंपेयर करवा के दे रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर तू कोई असेट खरीदता तो असेट खरीदते वक्त, अगर तू असेट खरीदता तो असेट खरीदते वक्त क्या होता? बोल जल्दी। तो अगर कोई एसेट खरीदता तो एसेट खरीदते हो क्या होता? उसके ऊपर किया जाने वाला खर्चा एडअप होके तो एंटायर अमाउंट दैट टोटल विल बिकम योर कॉस्ट। ये वर्ड पे ध्यान दे बेटा, कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट। मेरी बात अच्छे से समझ। तेरी कॉस्ट कितनी हो गई? 12 लाख रुपीज़ हो गई। तो तू मशीनरी को सीधा एक ही साथ अमाउंट से कितने से डेबिट करता है? पूरे 12 लाख रुपए से। ये समझ में आता है? पूरे 12 लाख रुपए से तू डेबिट करेगा। किसको डेबिट करेगा? मशीनरी को। बट गुड्स के केस में भी बोलूँ तो, मेरी अच्छे से भाषा समझ बेटा, गुड्स के केस में भी बोलूँ तो गुड्स के केस में भी तेरा वो गुड्स खरीदने का कॉस्ट 12 लाख ही है। मुन्ना समझ मेरी बात, गुड्स खरीदने का कॉस्ट भी तेरा 12 लाख ही है। क्यों? क्योंकि गुड्स खरीदने के लिए, आई होप तू समझता है, वेजेस तेरा डायरेक्ट एक्सपेंस है। अब यहाँ पर मैं एक पॉइंट ऐड इन करना चाहूँगा, अज्यूमिंग शायद आप में से किसी को अगर ये बात नहीं पता होगी तो वापस मैं डिस्कस कर रहा हूँ। मैं पहले ही कहता हूँ, सीए स्टूडेंट को अकाउंट्स एकदम डिटेल में पढ़ना है बेटा, एकदम डिटेल में। आप ऊपर से नहीं पढ़ सकते, डूब जाना है उसके अंदर। वापस आता हूँ मुद्दे पे। तूने 10 लाख रुपए का असेट गुड्स खरीदे, गुड्स 10 लाख रुपए के गुड्स खरीदे, 2 लाख रुपए का तूने वेजेस पे किया। अब वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस क्यों है? तो लेट्स डिस्कस वन बेसिक पॉइंट, व्हाट इज डायरेक्ट एक्सपेंस। ट्रेडर के लिए डायरेक्ट एक्सपेंस उसे कहा जाता है, आई रिपीट, ट्रेडर के लिए डायरेक्ट एक्सपेंस उसे कहा जाता है द एक्सपेंस रिलेटेड टू परचेज ऑफ गुड्स। आई रिपीट, गुड्स खरीदने रिलेटेड खर्चों को आपको डायरेक्ट एक्सपेंस कहा जाता है। इसके ऊपर मैंने शायद बहुत बार फाइनल अकाउंट्स के वक्त भी डिस्कशन किया हुआ है। वापस एक बार छोटा सा डिस्कशन कर लेता हूँ बेटा। मैं ट्रेडर हूँ, ट्रेडर देखो लिंक कहाँ से कहाँ जा रहे हैं आप समझो, मैं पेज किधर किधर पलट रहा हूँ। ये सब पॉइंट में एक साथ जोड़ूंगा, बस बने रहना, ध्यान लगाए रहना, और थोड़ा भी इधर उधर हिला तो तू गया बॉस काम से। अब एक एक करके पॉइंट, कंसेप्ट, सारे कॉन्सेप्ट एक साथ कनेक्ट करेंगे। मैं हर कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा खोल रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, एक एक लेवल हम आगे जा रहे हैं। अब हम जब पीछे आएंगे तो उसी रास्ते से जब रिटर्न आएंगे तो सारे कॉन्सेप्ट्स को जोड़ते जाएंगे। पकड़ के रख बेटा, तू ट्रेडर है। ट्रेडर जब गुड्स खरीदता है, परचेज करता है, परचेज करके जब वो अपने प्रेमाइसेस में अपने तक गुड्स लेकर आता है, मैं ट्रेडर हूँ तो मेरा जो भी शॉप रहेगा, ऑफिस रहेगा, गोडाउन रहेगा, जो भी रहेगा, इधर तक लाने का खर्चा इज डायरेक्ट एक्सपेंस। ये मैंने रेगुलर लेक्चर्स में बहुत बार डिस्कस किया, फिर भी कोई नया रहेगा उसके लिए मैं डिस्कस करूँ थोड़ा फास्ट ट्रैक पे। व्हाट इज डायरेक्ट एक्सपेंस? पहली बात तू समझ रहा, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये जो भी मैं डिस्कशन कर रहा हूँ बेटा, ये किसके रिगार्डिंग डिस्कशन चल रहा है? गुड्स। यहाँ पे एसेट का डिस्कशन नहीं चल रहा। ट्रेडर जब भी कोई गुड्स खरीदता है, सुन अच्छे से, ट्रेडर जब भी कोई गुड्स खरीदता है तो गुड्स खरीद कर उसके तक लाने का खर्चा इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस। उसके तक लाने का खर्चा इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस। आ रहा है कुछ समझ में? तो जैसे उसने गुड्स खरीदे 10 लाख रुपए में, उसने गुड्स खरीदे बेटा 10 लाख रुपए में, उसको गुड्स अपने तक लाने का खर्चा कितना लगा? 2 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए गुड्स लाने का खर्चा इज योर डायरेक्ट एक्सपेंस। कुछ समझ में आ रहा है? यही अगर तू डिस्कशन किसके एंगल से करता बेटा? फिक्स्ड असेट का। तो हमने फिक्स्ड असेट्स के अंदर क्या बात की थी? जब तक तेरा असेट क्या नहीं होता, जब तक तेरा असेट रेडी टू यूज नहीं होता, तब तक के सारे एक्सपेंस असेट के कॉस्ट में ऐड होते हैं, एंड दैट बिकम्स योर क्या? कॉस्ट होता है। ये लॉजिक इधर था फिक्स असेट में। फिक्स असेट में अगर मैं कोई असेट खरीद रहा हूँ तो असेट जब तक मेरे पास आकर वो रेडी टू यूज होने वाली पोजीशन में नहीं होता, तब तक के सारे खर्चे असेट के इसमें ऐड होते हैं, एंड वो ऐड करने के बाद की अमाउंट को कहा जाता है कॉस्ट ऑफ असेट। क्लियर है? उसको क्या बोला जाता है? कॉस्ट ऑफ असेट। असेट के केस में, फिक्स असेट के केस में। गुड्स के भी केस में बेटा, गुड्स के भी केस में क्या होता है? जब तू कोई गुड्स खरीद रहा है तो गुड्स खरीदने के गुड्स का जो कॉस्ट होता है बेटा, गुड्स का कॉस्ट मतलब क्या होता है बेटा? जैसे फिक्स असेट्स का कॉस्ट, फिक्स असेट्स का कॉस्ट क्या होता है बेटा? फिक्स असेट्स का कॉस्ट उसके ऊपर किया जाने वाला कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये गुड्स का कॉस्ट होता है। जिसका डिप्रिसिएशन चैप्टर हुआ है वो मेरी भाषा समझ पाएगा। सॉरी, फिक्स असेट्स का कॉस्ट, फिक्स असेट्स का कॉस्ट क्या होता है? उसके ऊपर किया जाने वाला कैपिटल एक्सपेंडिचर इज अ फिक्स असेट का कॉस्ट। आई रिपीट,
मैं इस शब्द पे डिस्कशन करूँ, मैं डिस्कशन फिलहाल एक टर्म पे चल रहा है, दैट इज कॉस्ट, फिक्स्ड असेट का कॉस्ट। जब मैं तू मुझसे पूछेगा सर आपने क्या बात है नई मशीनरी खरीदी, क्या बात है आपने नया कंप्यूटर खरीदा, ये आपके फिक्स एसेट्स है, मतलब हाँ जी मेरे फिक्स एसेट है, मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो मुझे पूछेगा सर बताओ इसकी कॉस्ट क्या है, आपको कितने में पड़ा, तो मैं बोलूँगा इसके ऊपर किया जाने वाला सारा खर्चा इसका कॉस्ट है। तो तू बोलेगा सर सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कॉस्ट है, ये लाइन समझी नहीं मेरे को। तो मैं बोलूँगा मुन्ना कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या, उसके रेडी टू यूज़ तक होने तक का सारा किया जाने वाले खर्चे को अपन बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। एंड दैट कैपिटल एक्सपेंडिचर बिकम्स या फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ क्या, ये कॉस्ट ऑफ क्या, फिक्स्ड असेट है। बट जब तू गुड्स की बात करेगा, जब तू गुड्स की बात करेगा और गुड्स का कॉस्ट पूछेगा, तो गुड्स का कॉस्ट मतलब उसका परचेज प्राइस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। पता नहीं तू समझ पा रहा है कि नहीं, लॉजिकली अप्रोच वही है, लॉजिकली अप्रोच वही है, लॉजिकली सोच वही है। एसेट के केस में जब तू एसेट खरीद कर लाता है, जब तक उसको रेडी टू यूज़ नहीं बनाता, वर्ड क्या यूज़ किया गया है, रेडी टू यूज़। क्यों? क्योंकि एसेट यूज़ करने के लिए खरीदा गया है। एसेट खरीदते वक्त तेरा मोटिव उसको क्या करना था, यूज़ करना था। इसलिए जब तक वो रेडी टू यूज़ नहीं होता तब तक का सारा खर्चा एसेट के अमाउंट में ऐड हो जाता है, दैट टोटल अमाउंट इज रेफर्ड एज कॉस्ट। बट जब तू कॉस्ट किसकी बात कर रहे है बेटा, गुड्स की बात कर रहे है, गुड्स के कॉस्ट की बात कर रहे हैं, तो गुड्स के कॉस्ट का भी लॉजिक सिमिलर है, टर्मोलॉजी अलग है। लॉजिक सिमिलर है, टर्मिनोलॉजी अलग है। लॉजिक क्या सिमिलर है, तू गुड्स खरीद कर लाया, पहले के केस में तू क्या खरीद के ला रहा था, फिक्स एसेट्स। अब तू क्या खरीद के ला रहा है, गुड्स खरीद कर लाया। गुड्स खरीद के लाते वक्त उसके ऊपर किया जाने वाला खर्चा भी उसके कॉस्ट का पार्ट है। तो टेक्निकली व्हेन यू विल आस्क मी द सर व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स इज ऑलवेज परचेज प्राइस प्लस उसके ऊपर किया जाने वाला डायरेक्ट खर्चा। इसलिए डायरेक्ट खर्चे का डेफिनेशन ही यही है। डायरेक्ट खर्चे का मतलब ये ऑल दोज खर्चेज, ऑल दोज एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ गुड्स। गुड्स को खरीद कर तेरी दुकान तक लाने तक का खर्चा, सारा खर्चा मुन्ना क्या होता है, डायरेक्ट खर्चा। और वो तेरे कॉस्ट का बेटा खरीद कर लाने का सारा खर्चा क्या होता है, तेरा डायरेक्ट खर्चा मिल रहा है, डायरेक्ट खर्चा। और वो डायरेक्ट खर्चा तेरे किसका पार्ट बनता है, कॉस्ट का पार्ट बनता है। तो आज के बाद कभी भी तू जो गुड्स का कॉस्ट पूछे, वापस बोल रहा हूँ, गुड्स का कॉस्ट पूछे, तो गुड्स के कॉस्ट में क्या आता है, उसका परचेज अमाउंट और उसके ऊपर किया जाने वाला डायरेक्ट खर्चा, दैट इज वेजेस, कैरिएज इनवर्ड। मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ आपको मैकेनिकली डायरेक्ट खर्चे पता होंगे, आपने फाइनल अकाउंट सॉल्व किया रहेगा। मैं डायरेक्ट खर्चे की लिस्ट जो आपको पता होगी, कैरिएज इनवर्ड, वेजेस, रॉयल्टी, फ्रेट, टैक्सेस, ये इम्पोर्ट ड्यूटी, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, ये सारे उसके क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के एग्जांपल है। तो तू जितने में खरीद रहा है, मैं आपको ये एग्जांपल बहुत बार कह चुका हूँ, 1000 बार दे चुका हूँ। समझ में एक डीलर हूँ इन फॉर एग्जांपल जीन्स, कपड़ों का, गारमेंट्स का दुकान है मेरा, राइट। मेरा एक शॉप है जहाँ पर मैं कपड़े बेचता हूँ, तो मैं जीन्स खरीदता हूँ। तो मैंने मुंबई से जीन्स खरीद कर लाया। अब मुंबई में मैं गया, मार्केट है, वहाँ से जीन्स खरीद के लाया। एक जीन्स मैंने वहाँ से खरीदी 400 रुपये, तो 400 रुपये मेरी उसकी क्या बन गई बेटा, परचेज प्राइस एक जीन्स की। पर जब वो गुड्स लाया, समझो मैंने 100 जीन्स खरीदी, एक साथ 100 जीन्स खरीदी, तो एक जीन्स 400 रुपये की, तो 100 जीन्स कितने रुपीज़ की हो गई बेटा, 40,000 रुपये की। तो जब मैंने जीन्स खरीद के लाया तो मेरे को प्राइस कितना पड़ा, टोटल परचेज कितने का किया मैंने, 40,000, 40,000 इज माई परचेज ऑफ गुड्स, मानता है तो। अब ये 40,000 के जो मैंने गुड्स खरीदे, तो यहाँ तक जो लेकर आया मैं, मेरे नासिक तक लेकर आया जो मैं, तो मेरे को लाने का ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगा रहेगा। से फॉर एग्जांपल 2,000 रुपये ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगा। तो कोई भी मुझे पूछेगा सर बताओ आपने जीन्स कितने में खरीदे, तो मैं बोलूँगा मेरे को तो जीन्स कितने में पड़े, 42,000। डोंट यू थिंक सो दिस लॉजिक इज़ वेरी सिमिलर टू लॉजिक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, राइट। दिस लॉजिक इज़ वेरी सिमिलर टू लॉजिक ऑफ फिक्स एसेट। लॉजिक ऑफ फिक्स एसेट्स में क्या होता था, उसके टाइम पे खरीदे जाने वाला कॉस्ट को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते थे, यहाँ पर हम नाम देते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कैपिटल एक्सपेंडिचर उसके एसेट के परचेज प्राइस में ऐड हो जाता था एंड टोटल अमाउंट बिकम्स द कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट। वैसे ही गुड्स खरीदने की परचेज प्राइस और उसके ऊपर किया जाने वाला डायरेक्ट खर्चा उसमें ऐड होकर दैट विल बिकम द टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स। पर अभी तुझे यहाँ पर एक आपत्ति आएगी, तू मुझे बोलेगा सर बट एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, अब वो प्रॉब्लम यहाँ पर समझते हैं। सर एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर, कि
जब तूने यहाँ पर एसेट खरीदा था, आजा यहाँ पर, जब बेटा तूने फिक्स एसेट खरीदा था 10 लाख का और उसके ऊपर तूने 2 लाख रुपए क्या किया था, कैपिटल एक्सपेंडिचर किया था, तो तेरा कॉस्ट हुआ 12 लाख। तो एंट्री करते वक्त सर अपन ने एक एंट्री कर दी, दैट इज मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, सीधा 12 लाख रुपए एक साथ एंट्री कर दी। बट सर जब हम अकाउंटिंग एंट्री करते हैं गुड्स के केस में, तो अगर हमने गुड्स खरीदा 10 लाख रुपए में है और वेजेस पे किए उसके ऊपर 2 लाख रुपए, तो सर हम दो अलग अलग एंट्री पास करते हैं। परचेज अकाउंट डेबिट 10 लाख होगा और वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक जो भी रहेगा 2 लाख रुपए अलग से एंट्री होगी। तो अब प्रॉब्लम ये हो जाता है कि हम एंट्री यहाँ पर अलग अलग पास करते हैं, किधर, गुड्स के केस में, फिक्स एसेट्स में हम एक ही एंट्री करते हैं। पर सर आप बोल रहे हो नहीं ऐड होके तो टोटल कॉस्ट 12 लाख है, ये तो हमें होते हुए दिखता नहीं है। क्या आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो, क्या आप मेरा प्रॉब्लम समझ पा रहे हो? प्रॉब्लम ये है कि जब आप गुड्स की बात करते हो तो गुड्स के बात में जब कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है तो कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाती है, परचेज प्राइस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। वैसे ही जब फिक्स एसेट की कॉस्ट कैलकुलेट किया तो परचेज प्राइस प्लस उसके ऊपर किया जाने वाला खर्चा अप टिल वो एसेट रेडी टू यूज़ नहीं होता तब तक का खर्चा, दोनों में ऐड होकर आपको कॉस्ट मिलता है। बट सर अकाउंटिंग तो कुछ अलग ही दिखाता है। हम जब अकाउंट्स में एंट्री पास करते हैं तो हम एक साथ टोटल एंट्री एक ही पास करते हैं, मशीनरी टू बैंक 12 लाख। बट सर हम यहाँ पे परचेज अलग से रिकॉर्ड करते हैं, वेजेस अलग से रिकॉर्ड करते हैं। बेटा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे खा या घुमा कर खा, होने वाला वही है। क्या होने वाला वही है? यहाँ पर जब तू ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा तो तेरे को नहीं लगता जब ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज को तू उसके साथ डेबिट कर रहा है तो अल्टीमेटली परचेज में सारे डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड हो जाते हैं। बेटा लिंक लगा, समझ 2 मिनट के लिए, समझ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं? एक इंटरेस्टिंग फैक्ट समझ में आ रहा है। गुड्स के केस में तो गुड्स पे खरीदते वक्त किया जाने वाला खर्चा, गुड्स को खरीदते वक्त किया जाने वाला खर्चा जिसको हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं, वो स्ट्रेट अवे गुड्स में ऐड नहीं करता, तो वो डायरेक्टली गुड्स में ऐड नहीं करता, बट वो इनडायरेक्टली बाद में जाके गुड्स में ऐड ही होने वाला है। क्योंकि जो तूने परचेज अकाउंट को डेबिट किया हुआ है और जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस अकाउंट को डेबिट किया हुआ है, अल्टीमेटली दोनों का ठिकाना अंजाम ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड है और दोनों अल्टीमेटली ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाके आपस में एट द एंड ऐड हो जाएंगे। एंड हेंस ये टोटल विल बी नथिंग बट योर कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज्ड। इस आइटम को अपन क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज्ड। क्या तू मेरे साथ है? समझ में आ रहा है? इसका क्या मतलब हुआ? असेट खरीदते वक्त किया जाने वाला खर्चा असेट में उसी पॉइंट पे ऐड हो जाता है, बट गुड्स खरीदते वक्त किया जाने वाला खर्चा गुड्स के प्राइस में ऐड नहीं होता। देखो तो लॉजिक सेम है। अगर मैं मशीनरी 10 लाख का खरीदता हूँ फॉर एग्जांपल हरियाणा से, और नासिक तक लाने के लिए मेरे को उसको 2 लाख रुपए और खर्चा लगता है, तो अगर आप मुझे बोलते हो कि सर मशीनरी कितने की खरीदी, मैं बोलता हूँ 12 लाख रुपए का, तो कल जाके अगर गुड्स मैंने खरीदे हरियाणा से 10 लाख रुपए के और लाने का मेरे को उसको 2 लाख रुपया खर्चा लगा, आप मुझसे पूछोगे सर गुड्स कितने का खरीदा, तो मैंने 12 लाख ही बोलना चाहिए टेक्निकली, पर मैं ऐसा नहीं बोलता। मैं बोलता नहीं गुड्स तो मैंने 10 लाख के खरीदे, बट मेरे को कैरिएज इनवर्ड लग गया 2 लाख रुपए का या वेजेस लग गया 2 लाख रुपए का, ये मैं अलग अलग बोलता हूँ। तो अलग अलग बोलकर भी अंजाम एक ही होने वाला है। एट द एंड वो दो अलग अलग अकाउंट आपस में जाके ऐड हो जाएंगे, जब दोनों कहाँ जाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। आई होप सबको लिंक लग रहा है, आई होप सबको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, आई होप सबको इंटरप्रिटेशन हो रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। तो घुमा फिरा के तू जो एसेट के केस में करता था, गुड्स के केस में भी वही हो रहा है, बट घुमा फिरा के हो रहा है, स्ट्रेट अवे नहीं हो रहा है। इसलिए अगर तेरे को कोई कॉस्ट पूछेगा, गुड्स का कॉस्ट, इसलिए मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ क्योंकि इसको भयंकर कंसेप्ट अगला। बेटा गुड्स का क्या बोल रहा हूँ मैं? कॉस्ट 12 लाख है, पर तेरे को 12 लाख सीधा दिखेगा नहीं, तेरे को यहाँ पर परचेजेस में 10 लाख अलग दिखेगा और 2 लाख रुपए डायरेक्ट एक्सपेंसेस अलग दिखेंगे। आ रहा है समझ में? मैं फिलहाल इसको रब कर लेता हूँ क्योंकि आगे के कॉन्सेप्ट में मुझे लगेगा नहीं, बट आई होप आपको समझ में आ रहा है। परचेजेस 10 लाख अलग दिखेगा यानी 2 लाख रुपए अलग दिखेंगे यहाँ पर। अरे यार कुछ समझ में आ रहा है क्या? पक्का? मतलब फिक्स एसेट्स का लॉजिक और गुड्स का लॉजिक समवॉट सिमिलर है। वहाँ पे आप उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते थे, यहाँ पे उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है। बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में भी जैसे मैं देखो वापस अब इसमें वापस अनफॉर्चुनेटली एक पॉइंट डिस्कस करना, अगर तू इतने एडवांस आने के लिए तैयार है तो बेटा चल और थोड़ा डीप जाते हैं और थोड़ा डिटेल में जाते हैं। अगर तू मेरे साथ इधर तक आया है बेटा, देखो याद होगा एक्सपेंडिचर को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक्चुअली 3 पार्ट है, फटक से आ जाए। एक्सपेंडिचर को अपन 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता था कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक होता था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होता था डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। 2 मिनट डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को छोड़ दे।
कैपिटल एक्सपेंडिचर की जो टोटल रहेगी इट विल बिकम द कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड असेट। अब देख मैं मास्टर डायग्राम दे रहा हूँ एक्सपेंडिचर का, समझ अच्छे से। कैपिटल एक्सपेंडिचर की जो टोटल अमाउंट रहेगी, मेरी लैंग्वेज समझ, लैंग्वेज कैपिटल एक्सपेंडिचर की जो अमाउंट रहेगी, टोटल अमाउंट रहेगी, दैट विल बिकम द पार्ट ऑफ, मैं क्या वर्ड यूज़ किया, कॉस्ट ऑफ फिक्स असेट। जितना भी कैपिटल एक्सपेंडिचर रहेगा वो एड होकर तेरा फिक्स असेट का क्या बनेगा, हिस्टोरिकल कॉस्ट। मतलब तूने अल्टीमेटली 12 लाख में एसेट खरीदा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू। रेवेन्यू खर्चे वो होते हैं जो डे टू डे खर्चे होते हैं, जिसकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा की नहीं है। बेटा एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। पता नहीं तुझे याद होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में जाता है, और ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस विल बिकम द कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज्ड। अब मैं यहाँ पे जब डायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे परचेज अमाउंट आ गया, मतलब ये पूरे 12 लाख की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें 10 लाख भी आ गया और 2 लाख भी आ गया, पर दिखते वक्त अलग अलग दिखेगा। अगर तू ये ट्रीट से समझ पा रहे तो बेटा तेरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। तू समझ 2 मिनट के लिए, जब तू कैपिटल एक्सपेंडिचर करता है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर विल डिटरमाइन बेटा कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट, बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विल डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ गुड्स पर। बट सारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं, इनडायरेक्ट खर्चा कौन सा होता है, तेरा गुड्स खरीदने रिलेटेड नहीं होता। मैंने आपके 11th में और 12th में एक बड़ा ट्री डायग्राम बना के दिया, नहीं बनाए तो चिंता मत करना, जब मैं फाइनल अकाउंट्स बनाऊंगा तब वापस ही बनाऊंगा डिटेल में। बट एक डिस्कशन है मेरा, बिजनेस में जो रेवेन्यू खर्चे होते हैं बेटा, बिजनेस में जो रेवेन्यू खर्चे रहते हैं वो बहुत अलग अलग तरीके के रेवेन्यू खर्चे होते हैं बिजनेस के अंदर। तो उस खर्चों में एक खर्चा होता है गुड्स खरीदने रिलेटेड खर्चा। गुड्स खरीदने रिलेटेड खर्चे को डायरेक्ट एक्सपेंस बोला जाता है। गुड्स खरीदने रिलेटेड खर्चा, गुड्स खरीदने रिलेटेड खर्चे में गुड्स खरीदने का भी खर्चा आ गया, मतलब 10 लाख भी आया और उससे रिलेटेड 2 लाख भी आ गया। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो गुड्स खरीदना और उससे रिलेटेड खर्चे फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और इनडायरेक्ट खर्चों में गुड्स बेचने का खर्चा, सेलिंग एक्सपेंसेस, फिर एबनॉर्मल लॉसेस, लॉस बाय फायर, लॉस ड्यू टू थेफ्ट वगैरह, फिर आपके एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे, सैलरी टू एम्प्लॉयज़, ऑफिस रेंट, प्रिंटिंग स्टेशनरी, पोस्टेज, टेलीग्राम, मेंटेनेंस, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, ये सारे कौन से आ गए, अदर खर्चे आ गए। अदर खर्चे कहाँ चले जाते, इनडायरेक्ट खर्चे, और वो कहाँ चले जाते थे, P&L में। इसीलिए जिनको आज तक शायद समझा नहीं होगा, जो लॉजिकल पढ़ने वाले बच्चों को शायद मन में ये सवाल आना चाहिए था कि सर डायरेक्ट खर्चे और इनडायरेक्ट खर्चे का आखिर भेदभाव ही क्यों, आखिर हम रेवेन्यू खर्चों को, रेवेन्यू खर्चा है, बात खत्म हो गया। रेवेन्यू खर्चों को 2 पार्ट में हम डिवाइड ही काहे को करते हैं, हम क्यों कहते हैं रेवेन्यू खर्चा तो डायरेक्ट है और ये रेवेन्यू खर्चा तो इनडायरेक्ट, हम भेदभाव क्यों कर देते हैं, क्योंकि रेवेन्यू खर्चे में से जो डायरेक्ट खर्चे हैं दैट बिकम्स द पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स। बट अनफॉर्चुनेटली तेरे को टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज, मेरे लैंग्वेज समझ, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज कब मिलेगा, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज कब मिलेगा, तू ही बता मुझे, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज कब मिलेगा, बोलना। टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज तभी मिलेगा जब तेरे परचेज प्राइस में डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड हो। पर तू पहले ऐड नहीं करता, पहले अलग रखता है। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, साल भर में जब जब तूने गुड्स की खरीदा रहेगा तब तूने परचेज को डेबिट किया रहेगा। साल भर में वो गुड्स खरीदते वक्त जब भी तूने वेजेस पे किया रहेगा तो वेजेस को अलग से डेबिट करता था। साल भर में जब भी तूने कैरिएज इनवर्ड पे किया रहेगा तो तू कैरिएज इनवर्ड अकाउंट को डेबिट करता था। साल भर में जब जब तूने फ्रेट पे किया रहेगा तो तू फ्रेट को डेबिट करता था। तो इस तरीके से तेरा एक परचेज अकाउंट आया, एक वेजेस अकाउंट आया, एक कैरिएज अकाउंट आया, एक फ्रेट अकाउंट आएगा, ऐसे अलग अलग अकाउंट बन गए सारे। पर अल्टीमेटली ये सारे अकाउंट्स पहुँचे कहाँ पर, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, और वहाँ जाके फाइनली आपस में ऐड हो गए। एंड ऐड होने के बाद फाइनली तुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स जो तूने परचेज किए थे वो मिला तुझे। कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज मतलब आखिर मैंने जो गुड्स साल भर में परचेज किए थे उनका कॉस्ट कितना, तो उसकी परचेज प्राइस थी। परचेज अकाउंट को डेबिट जो अमाउंट हुई रहेगी, परचेज अकाउंट को डेबिट अमाउंट से उसकी परचेज प्राइस हुई रहेगी, वेजेस को उससे रिलेटेड वेजेस हुआ रहेगा। इस तरीके से तूने अलग अलग रखा और आखिर में ऐड कर दिया। कुछ समझ में आया? आई होप इज दैट वेरी क्लियर। एकदम मैं 3-4 एंगल से समझाया, आखिरी एक्सप्लेनेशन दे के मैं आगे बढ़ूंगा। बेटा इसको एक लॉजिक से तू समझ, इसका ये मतलब हो गया, देख भाई अल्टीमेटली तो सब एक में ही मिक्स होने वाला है, सब आपस में ऐड होना ही है।
अकाउंटिंग प्रोसेस जो है तेरा, जर्नलाइजिंग, पोस्टिंग, बैलेंसिंग वगैरह वगैरह, ये जो प्रोसेस, ये प्रोसेस इस तरीके से बनाया गया है कि तेरा डेटा श्रिंक होता रहता है। जैसे जैसे तू आगे के स्टेजेस में जाता है तेरा डाटा कम होता रहता है, आपस में चीज़ें एडअप होती जाती हैं। ये प्रोसेस है तेरा। कैपिटल एक्सपेंडिचर के केस में, फिक्स एसेट्स के केस में, जब तू कोई फिक्स एसेट खरीदता है तो उसके खरीदते वक्त किया जाने वाला खर्चा इमीडिएटली तो फिक्स एसेट में तभी के तभी ऐड कर देता है, विषय खत्म हो गया। गुड्स के केस में, गुड्स जब तू खरीदता है तो उसके ऊपर किया जाने वाला खर्चा तू तभी ऐड नहीं करता। गुड्स के ऊपर किया जाने वाला खर्चा तू अलग अलग रखता है, अलग अलग डब्बों में रखता है गुड्स के ऊपर किया जाने वाला खर्चा, और वो अलग अलग डब्बों में रखकर आखिर में जाके ऐड करता है। मतलब फ़र्क क्या हो गया? फ़र्क क्या हो गया अगर मैं इसको ऐसे समझाऊं थोड़ा अलग से, तो फिक्स एसेट्स के केस में क्या हो गया, ये दो चीज़ें आपस में ऐड हो गई और वो सीधा एक हो गया फिक्स एसेट्स। बट गुड्स के केस में अगर मैं बात करूं तो साल भर जब जब तू परचेस करता रहेगा परचेस अकाउंट को डेबिट करेगा, जब जब तू वेजेस पे करता रहेगा वेजेस को डेबिट करेगा, जब जब तू कैरियज को पे करेगा कैरियर डेबिट करेगा। तो साल भर ये अलग अलग मेंटेन रहेंगे, बट इनका इंटरसेक्शन पॉइंट फाइनली जाके कहाँ मिलेगा? इनका इंटरसेक्शन पॉइंट फाइनली जाके कहाँ मिलेगा? ट्रेडिंग अकाउंट में जाके ये सारे आपस में मर्ज हो जाएंगे। ये पहले ही मर्ज हो जाता है एट द इंसेप्शन ओनली। अब तेरे मन में सवाल आना चाहिए, सर ऐसा क्यों होता है? सर क्या गुड्स में जो हम कर रहे हैं ये सही है कि फिक्स एसेट में जो हम कर रहे हैं अकाउंटिंग ये सही है? किसकी अकाउंटिंग सही है? फ्रैंकली बोलूँ दोनों की सही है अपनी अपनी जगह पर। फिक्स एसेट तू बार बार खरीदता नहीं है, तू एक बार खरीदेगा। गुड्स तू फ्रीक्वेंटली खरीदता है, डेली खरीदेगा, हफ्ते में खरीदेगा, महीने में 10 बार खरीदेगा, तू बार बार खरीदता है। फिक्स एसेट अलग रखना लॉजिकल नहीं है क्योंकि तू एक ही बार खरीदता है और उसकी टोटल कॉस्ट उसी दिन तेरे को पता चल जाती है। बट गुड्स तू बार बार खरीदता है बेटा साल भर में, तो साल भर में बार बार गुड्स खरीदेगा, बार बार वेजेस पे करेगा, बार बार कैरियज पे करेगा। अगर तू जब गुड्स के केस में अगर फिक्स एसेट वाला लॉजिक लगाने जाता तो गलत हो जाता। कैसे? क्योंकि गुड्स के केस में अगर तू फिक्स एसेट्स का लॉजिक लगाता तो जब तूने गुड्स खरीदा तो तू करता परचेज अकाउंट डेबिट। अगर तू यहाँ पर फिक्स एसेट जैसा लॉजिक लगाने जाता तो क्या हो जाता? वेजेस पे किए तो भी परचेज अकाउंट डेबिट, कैरियज पे किया तो भी परचेज अकाउंट डेबिट, फ्रेट पे किया तो भी परचेज अकाउंट डेबिट। मतलब तू कुछ भी परचेज करता, कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस गुड्स खरीदता या कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस पे करता तो परचेज अकाउंट ही डेबिट करता, तो परचेज अकाउंट में सब खिचड़ी हो जाती। अच्छा तरीका कौन सा है? अच्छा तरीका अपना ये वाला है। कौन सा वाला तरीका अपना अच्छा है कि अपन जब भी गुड्स खरीद रहे हैं तो अपन क्या कर रहे हैं? गुड्स खरीदने का प्राइस अलग रख रहे हैं, परचेज का अमाउंट अलग रख रहे हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है? साल भर में परचेज अकाउंट को डेबिट सिर्फ गुड्स की परचेज प्राइस हुई है, वेजेस अकाउंट को डेबिट सिर्फ वेजेस ही हुआ है, कैरियज को डेबिट सिर्फ कैरियज ही हुआ है। तो इससे क्या होता है? ईयर एंड में तेरे को इंडिविजुअल अमाउंट भी पता चलती है। तेरे को ये भी पता चलता है साल भर में गुड्स परचेज करने के लिए तूने कितना प्राइस पे किया, तूने वेजेस के ऊपर कितना खर्चा किया, साल भर में कैरियज का खर्चा कितना किया। ये तुझे इंडिविजुअल अमाउंट भी पता चलती है और एट द एंड तो उसको एक ही ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करके टोटल भी कर लेता है। तो तेरा डबल फायदा इसके अंदर। और सिंस गुड्स बार बार खरीदे जाते हैं, वेजेस बार बार पे किए जाते हैं, तो इसको अलग रखना ज़्यादा बेटर है। फिक्स एसेट्स बार बार नहीं खरीदा जाता, उसके ऊपर बार बार खर्चा नहीं होता, इंस्टॉलेशन चार्जेस, वेजेस, कैरियज, ये सब बार बार नहीं होता। तो इसीलिए उसको पहले ही ऐड कर देना ज़्यादा बेटर था। उसको पहले ऐड करना उसके लेवल पे लॉजिकल है, इसको बाद में ऐड करना ज़्यादा लॉजिकल है, क्योंकि पहले अलग रखने से साल भर का तेरे को अलग अलग डेटा मिल जाता है। आई होप इज दैट वेरी क्लियर। पक्का? यहाँ पर मैं एक पॉइंट ऐड कर देना चाहूँगा आपको। एक चीज़ शायद मेरे पूरे डिस्कशन से शायद एक चीज़ अगर समझी होगी कहीं पर, पक्का ये बहुत सारी चीज़ें मैंने आज इसके अंदर डिस्कस की हैं, बट आपको शायद एक चीज़ समझी रहेगी अगर इधर, तो मैंने आपको यहाँ पर ये समझाने की कोशिश की। आई होप आपको एक चीज़ समझी है कि परचेज प्राइस इज नॉट इक्वल टू कॉस्ट। कॉस्ट एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर एक पार्ट उसका परचेज प्राइस है, और भी बहुत सारे खर्चे ऐसे मिलाकर, मतलब अगर आपका सेट्स नाम का चैप्टर हुआ रहेगा तो कॉस्ट इज अ यूनिवर्सल सेट और उसके अंदर परचेज प्राइस उसका सबसेट है। कॉस्ट एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। कॉस्ट बड़े कॉन्सेप्ट में कॉस्ट में सिर्फ परचेज प्राइस नहीं आता, परचेज प्राइस के साथ उससे रिलेटेड खर्चे भी आते हैं। इसलिए हमने देखा कि कॉस्ट का यहाँ पर फॉर्मूला है कॉस्ट इज इक्वल टू परचेज प्राइस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डन। मैंने इसको रिलेट किया आपके फिक्स एसेट्स के कॉस्ट के साथ। आई होप दोनों का रिलेशन समझ पा रहे हो। बहुत ही ब्यूटीफुल सा रिलेशन है, बहुत ही वंडरफुल सा रिलेशन है। आई होप आप इन दोनों के बीच का इंटरकनेक्टिविटी महसूस कर पा रहे हो। तो यहाँ पर मैं आऊँगा, ये जो मैं आपको अभी तक ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, मेरा ट्रेडिंग अकाउंट अभी भी आधा है, पर यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला लिखना चाहूँगा
अब मैंने आपको जो हेडिंग दी थी कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पे मैं आपको कुछ फॉर्मूलेज नोट डाउन करवाऊंगा जो इस चैप्टर में और आगे आने वाले चैप्टर में भी काम आएंगे। अब मैं पहले जो फॉर्मूला डिस्कस कर रहा हूँ किसके पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहा हूँ, ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब मैं आपके साथ फॉर्मूलेज डिस्कस कर रहा हूँ तो आपको पता होगा जो पहला फॉर्मूला आएगा ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कौन सा आएगा। अभी ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा है तो पहले आपको ट्रेडर बोल देता हूँ। पहला फॉर्मूला आ जाता है, डन। अब एक काम करता हूँ, इसको ना एक अलग फॉर्म में अपन बनाते हैं, इसको अपन एक ट्री डायग्राम में बनाता हूँ आप लोगों के लिए। पहले पूरा हो जाने दीजिए फिर लिखें, बराबर। अब जो मैं आपको फॉर्मूले बनाने जा रहा हूँ वो ठीक है, चलो कम स्पेस में मैं उसको अलग वे राउंड ही बनाता हूँ। फॉर्मूले जो बनाने जाते हैं, पहला फॉर्मूला मेरा बनेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज्ड। मैंने क्या वर्ड यूज किया, कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज्ड। आखिर मैंने जो गुड्स खरीदा उसका कॉस्ट क्या है, तो आपको मैं पहले ही कह चुका हूं, उसका कॉस्ट होगा परचेजेस। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड ऐड कर दें क्लियरली। अब मैं जहां पर ये वर्ड लिखूंगा ये हमेशा नेट वर्ड रहेगा, नेट याद रखना। आई होप सबको पता है व्हाट इज नेट परचेजेस, सुना है कभी नेट परचेजेस? नेट परचेजेस नहीं पता रहेगा तो वहां पे ब्रैकेट में लिख लेना, नेट परचेजेस मतलब परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न्स को हम नेट परचेज कहते हैं। साल भर में 10,50,000 का परचेज किया और 50,000 का परचेज रिटर्न हो गया तो नेट परचेज 10 लाख है, प्लस इसके ऊपर होने वाला क्या, डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, उसको हटा देते हैं बाजू का। ठीक है, डन। तो परचेजेस प्लस क्या आ गया हमारा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, दैट बिकम्स द पार्ट ऑफ योर टोटल। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि हमें क्लियर रहेगा। ठीक है, दैट इज परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज योर टोटल। आप बोल सकते हो कि इस चीज़ का फॉर्मूला है आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज। क्या आप मेरे साथ हैं यहाँ पे, पक्का? ये आपका क्या बन जाता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज्ड। बढ़ो आगे, डन है, क्लियर है सबको ये चीज़? तो पहला फॉर्मूला जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया वो ये आया कि ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं फिलहाल डिस्कशन कर रहा हूँ। अगर मैं ट्रेडर हूँ तो मैंने साल भर में जो गुड्स खरीदे उसका कॉस्ट क्या है वो यहाँ पर मुझे समझ में आ रहा है। पक्का वाला बढ़ूँ मैं आगे, श्योर, डन। चले, तो मेरा यहाँ पे पहला, तो आज के बाद जब भी मैं परचेजेस बोलूँगा एक चीज़ याद रखना, परचेजेस मतलब नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, दैट इज परचेज माइनस परचेज रिटर्न प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये हमेशा मेरी बात चलेगी। तो आपका पहले क्या आ गया, परचेजेस, डन। अगले कॉन्सेप्ट पे आऊँ मैं 2 मिनट के लिए, पक्का? अब 2 मिनट के लिए ओपनिंग स्टॉक छोड़ दें। अब मैं आपको एक शायद, चलो वही एग्जाम्पल कंटिन्यू कर लेते हैं। बेटा मैंने जो गुड्स खरीदे थे, टोटल वो 10 लाख के खरीदे थे और उसके ऊपर 2 लाख रुपए शायद मैंने डायरेक्ट खर्चा किया रहेगा। तो मैं यहाँ पे टोटल परचेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस की एक ही अमाउंट लिख देता हूँ, दैट इज 12 लैक्स, डन। आगे सब यहाँ पर, अब अगले कॉन्सेप्ट पे बढ़े। सबको पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज समझा, कॉस्ट समझा, कॉस्ट वर्ड का मतलब कॉस्ट में सिर्फ परचेज प्राइस नहीं आती, परचेज प्राइस डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं और वो जो टोटल होता है उसको कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज बोला। अब कॉस्ट के आगे आते हैं, अब मेरा वर्ड था गुड्स परचेज्ड, मैंने गुड्स कितने के खरीदे, डन। अब समझ, मेरे पास 12 लाख रुपए के गुड्स मैंने साल भर में खरीदे, ये ट्रेडिंग अकाउंट पूरे साल का बनता है, साल में। और समझ मैंने क्वांटिटी, एक्चुअली आपके आज तक के सम्स में कभी आपने क्वांटिटी कॉलम नहीं बनाया हुआ है, ना ही आज के बाद आप कभी बनाओगे आपके ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, एटलीस्ट अभी के लिए अगले 1 साल तक आप क्वांटिटी कॉलम नहीं बनाओगे। आगे इंटर लेवल पे बनाया जाता है ऐसा ट्रेडिंग अकाउंट, वो आपको आगे आएगा। फिलहाल के लिए हम जितना पढ़ते हैं हमारे फाउंडेशन पर, हम क्वांटिटी को फोकस है। आज तक हमने सिर्फ अमाउंट ही अमाउंट देखी, बट आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंड करवाने के लिए मैंने क्वांटिटी को इन्वॉल्व किया इसके अंदर। तो 12 लाख रुपए का मैंने साल भर में गुड्स परचेज किए। से फॉर एग्जाम्पल मैंने जो गुड्स परचेज किए थे, द क्वांटिटी ऑफ गुड्स वॉज 10,000 क्वांटिटी, quantity of goods was 10,000 क्वांटिटी
है क्या सब मेरे साथ? पक्का? जूम इन कर लेते थोड़ा। तो क्वांटिटी जो थी आपकी गुड्स की वो कितनी थी? 10,000 क्वांटिटी। मे बी आपने 10,000 क्वांटिटी 100 रुपये के रेट से लिया रहेगा, तो आपका परचेज प्राइस 10 लाख था। अब समझ मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ। अब एक कैलकुलेशन, जो ये 10 लाख रुपए आया था, समझ तूने 10,000 क्वांटिटी 100 रुपीज़ के रेट से ली रहेगी, तो 10,000 इंटू 100 बिकम्स 10 लैक्स। तो 10 लाख रुपीज़ के तूने परचेज किया रहेगा और 2 लाख रुपए तेरे को कैरिएज, फ्रेट जो भी लगा रहेगा, वेजेस लगा रहेगा, ऐसे मिला के टोटल तेरा कॉस्ट 12 लाख रुपए हो गया। मतलब तू अगर समझ पा रहा है, तो अगर तू पर यूनिट निकाले, सिर्फ एक डिस्कशन के लिए कर रहा हूँ, फिलहाल छोड़ दे पर यूनिट, मतलब आगे काम नहीं आएगा, बट फिलहाल डिस्कशन के लिए ले रहा हूँ। तो तू डिस्कशन के लिए अगर 12 लाख डिवाइडेड बाय 10,000 यूनिट करें, तो अब तेरा कॉस्ट पर यूनिट 120 रुपया हो गया। मैं क्या बोल रहा हूँ? कॉस्ट पर यूनिट 120 रुपया हो गया। क्यों कॉस्ट पर यूनिट तेरा 120 रुपया हो गया? तेरा कॉस्ट पर यूनिट 100 रुपया, परचेज प्राइस पर यूनिट 100 रुपये था, परचेज प्राइस 100 था, और वेजेस तेरे को आगे कितना लग गया? 2 लाख रुपीज का वेजेस लग गया। तो टोटल तेरा कॉस्ट, परचेज प्राइस टोटल गुड्स का 10 लैक्स था, वेजेस टोटल गुड्स का 2 लाख था, तो टोटल कॉस्ट तेरा 12 लैक्स हो गया। तो पर यूनिट तू कॉस्ट निकाले तो 120 हो गया। पर यूनिट परचेज प्राइस 100 था, बट पर यूनिट कॉस्ट जो है 120 है। पर यूनिट परचेज प्राइस 100 था, पर यूनिट कॉस्ट जो हो गया तेरा 120 हो गया। तेरे को टेक्निकली 120, जो मैंने वो जीन्स वाला एग्जांपल दिया, मैंने जीन्स खरीदी थी, उसमें मेरे को और भी खर्चा लगा, तो ऑटोमेटिकली मेरा प्राइस बढ़ जाता है कहीं पे। इसका एग्जांपल मैंने आपको अमेजॉन थ्रू भी दिया था। आपने अमेजॉन में कोई प्रोडक्ट 1,000 रुपये का मंगाया, आपको उसके ऊपर 100 रुपया ट्रांसपोर्टेशन लग गया, तो आपको प्रोडक्ट 1100 रुपये में पड़ा है, 1000 में नहीं पड़ा हुआ है। 1100 रुपये तेरा टोटल कॉस्ट। क्या मेरे साथ लैंग्वेज क्लियर है तेरे को बेटा? ये समझा? पक्का? अब समझ, तेरे पास है ना ओपनिंग स्टॉक था पहले से। अभी मैं अकाउंटिंग के ऊपर के लॉजिक्स पे आ रहा हूँ, अच्छे से ध्यान दे। तेरे पास ओपनिंग स्टॉक था पहले से, मे बी ओपनिंग स्टॉक तेरे पास कितने यूनिट्स रहा होगा? कितने ले? 3,000 यूनिट्स लो, 4,000 ले लो। ओपनिंग स्टॉक 4,000 यूनिट था। और चलो यूनिफॉर्मिटी के लिए, सम सिंपल रखने के लिए, मैं उसका भी कॉस्ट उतना ही लेता हूँ। यहाँ पे तेरा कॉस्ट पर यूनिट कितना था? 120 था। अगर याद आ रहा है, 10,000 यूनिट्स तूने 12 लाख रुपए में खरीदे, तो तेरे पास 120 लूँ तो 4,000 इंटू अगर मैं 120 करूँ मल्टीप्लाई, तो आपको मिलेगा 4,80,000। तो उसकी वैल्यू जो मेरे पास थी वो 4,80,000। नाउ व्हाट इज ओपनिंग स्टॉक? इट इज प्रीवियस ईयर्स क्लोजिंग स्टॉक। व्हाट इज ओपनिंग स्टॉक? प्रीवियस ईयर्स क्लोजिंग स्टॉक। तो तेरे पास जो ओपनिंग में स्टॉक पड़ा है वो पिछले साल का क्या है मुन्ना? क्लोजिंग स्टॉक है। पिछले साल तूने 4,000 यूनिट तेरे पास पड़े हुए थे और तूने वो भी खरीदे थे, समझो 120 रुपये तेरा टोटल कॉस्ट रहा होगा, तो उसकी वैल्यू तेरे पास 4,80,000 थी पिछले साल। इस साल गुड्स बढ़कर क्या हो गए तेरे? 12 लाख रुपए के हो गए। अब मतलब अभी और खरीदे तूने 12 लाख रुपए के, मतलब अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट निकल कर आता है। तेरे पास साल के शुरुआत में पहले से 4,000 यूनिट्स, अब यूनिट पे ध्यान दे 2 मिनट के लिए। तेरे पास 4,000 यूनिट्स थे, 4,000 यूनिट्स थे, और 4,000 यूनिट थे और 10,000 यूनिट तूने और खरीदे, राइट? तो अब मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखूंगा, और एक फॉर्मूला। अब मैं जो फॉर्मूलेज लिखने जा रहा हूं, आई विल डिवाइड द फॉर्मूलाज इनटू ए एंड बी पार्ट, 2A एंड 2B। एक फॉर्मूला रहेगा यूनिट्स का, एक फॉर्मूला रहेगा अमाउंट्स का। अब मैं नया कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान दे। एक फॉर्मूला रहेगा यूनिट्स का और एक फॉर्मूला रहेगा अमाउंट का। पहले मैं यूनिट्स लेता हूं, तो 2A में मैं पहले नाम लिखूंगा यूनिट्स या क्वांटिटी, आप उसको क्वांटिटी भी बोल सकते हो, अवेलेबल फॉर सेल। मैंने क्या वर्ड यूज किया? यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल। यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल का फॉर्मूला रहेगा यूनिट्स ओपनिंग स्टॉक। पता नहीं तू नाम से समझ पा रहा है कि यूनिट्स की बात कर रहा हूं बेटा मैं। ओपनिंग स्टॉक यूनिट प्लस परचेजेस यूनिट्स। तेरे पास ओपनिंग में जितना यूनिट्स था और जो तूने परचेज कर लिया, इसको मैं बोलता हूं यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल। ये यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल थे। तो अगर मैं अपने एग्जांपल का अमाउंट यहाँ पे लूँ, तो मेरे पास 4,000 यूनिट पहले से थे और मैंने कितने यूनिट्स खरीदी है? 10,000। तो 14,000 यूनिट्स मेरे पास अवेलेबल फॉर सेल थे, मैं ये बेच सकता था। इसका मैं बी पार्ट लूंगा फॉर्मूले का। बी पार्ट को मैं नाम दूंगा, रुपीज में रहेगा, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। ये फॉर्मूला अमाउंट में है।
कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। कॉस्ट ऑफ गुड्स, अभी मैं कॉस्ट बोल रहा हूँ, अभी मैं इस 14,000 यूनिट्स की अमाउंट बोलना चाहूँगा। मतलब मेरे पास ओपनिंग स्टॉक पहले से कितने यूनिट्स का पड़ा था, 4,000, मैंने और 10,000 यूनिट्स खरीदे। आपको एक चीज़ समझती है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस के सामने कभी यूनिट्स नहीं होंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस उन्हीं यूनिट्स पे किए जाते हैं जो यूनिट्स तूने खरीदे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस उन्हीं यूनिट्स पे किए जाते हैं जो यूनिट्स तूने खरीदे हैं। तो तूने कितने यूनिट्स खरीदे हैं, 10,000 यूनिट खरीदे, तो डायरेक्ट एक्सपेंस भी उसी पे होगा। तो जब मैं क्वांटिटी की बात कर रहा था तो क्वांटिटी में 4,000 और 10,000 ही ऐड होगा। बट जब मैं अमाउंट की बात कर रहा हूँ, अमाउंट में, तो अमाउंट में फॉर्मूला क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक। जब मैं ओपनिंग स्टॉक लिख रहा हूं मतलब मैं हर एक अमाउंट बोल रहा हूं, रुपीज में यहां पर आएगा ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मैं क्या वर्ड यूज करूं बेटा, वर्ड पे कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। मतलब मेरे पास आखिर कितने रुपीस के गुड्स थे जो अवेलेबल थे, जो मैं बेच सकता था। तो मैं कितने रुपीस के गुड्स बेच सकता था, जितना मेरे पास ओपनिंग स्टॉक पड़ा है, जितना मैंने और खरीदा है, और खरीदने के बाद सिर्फ परचेजेस से देखो परचेज प्राइस मिलती, देखो कॉस्ट चाहिए कॉस्ट, तो ऊपर क्या लगेगा तेरे को, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड होगा। मतलब इन शॉर्ट तो ऊपर से फॉर्मूला ले, ये सही, काफ़ी लोगों का आंसर आया, मैं सुन रहा हूँ, कुछ लोगों ने एकदम सही इंटरप्रेट किया उस चीज़ को। 2 मिनट, हाँ, कुछ लोगों ने उसको सही इंटरप्रेट किया, दैट इज आप लोग सही इंटरप्रेट कर रहे हो। दैट इज, अगर मैं इसको बोलने जाऊं तो आप इसको ऐसा बोल सकते हो कहीं पे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल मतलब क्या, ओपनिंग स्टॉक प्लस ऊपर का कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेस्ड। आप इसको ऐसा कह सकते हो। मतलब सिर्फ अपने लिए लिख रहा हूँ, आपके लिए लिख रहा हूँ, ऐसा इसका इतना रोल नहीं है, आप ओरली समझ सकते हो चीज़। इसको दूसरा फॉर्मूला क्या बन सकता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेस्ड। क्लियर है, ये फॉर्मूला समझ में आया। तो 2A एंड 2B दोनों पार्ट सबको क्लियर है। तो पहले अपन ने क्या देखा, कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज था, अब अपन क्या देख रहे हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल देख रहे हैं। तो पहला ये था कि मैंने आखिर साल भर, अभी कॉन्सेप्ट समझ, अब मैं रुपीज़ पे आ रहा हूँ, यूनिट्स वाला फॉर्मूला छोड़ दे, रुपीज़ पे आ रहा हूँ। कॉस्ट ऑफ गुड्स मुझे ये बताता है कि आखिर साल भर में मैंने कितने रुपीज़ के गुड्स खरीदे। डन। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज मेरे को बताता है मैंने कितने रुपीज़ के गुड्स खरीदे। तो सबको पता है कि मैंने 10 लाख रुपए का परचेज किया था और 2 लाख रुपए का डायरेक्ट एक्सपेंसेस किया था। ऐसे मिला के मैंने टोटल 12 लाख रुपए के साल भर में गुड्स खरीदे थे। पक्का, मैंने 12 लाख रुपए के गुड्स खरीदे थे साल भर में, बट मेरे पास 4,80,000 के रुपए के गुड ऑलरेडी साल के शुरुआत में पड़े थे, प्लस मैंने और 12 लाख रुपए के गुड्स खरीद लिए। तो टोटल अमाउंट अगर मैं ऐड करूं, 12 लाख प्लस 4,80,000 अगर मैं ऐड करूं कहीं पर, है क्या, तो मेरा टोटल अमाउंट कितना हो जाता है, 16,80,000। 16,80,000 जो है ये फाइनली क्या है मेरा अमाउंट या कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। 16,80,000 रुपये का गुड्स मेरे पास ये पूरे साल भर में अवेलेबल था, मैं बेच सकता था। क्लियर है, पढ़ू में आ गया, शॉक, डन, क्लियर एकदम। चलो अगले कॉन्सेप्ट पे आऊँ। अच्छा, अभी अगला और बहुत ही इंपॉर्टेंट सा जो कॉन्सेप्ट है हमारा, मुन्ना सब लोग अभी यहाँ पे ध्यान, कंटाला नहीं, आलस नहीं, यहाँ पे ध्यान दो। अगला और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो मेरा था वो यही था कि जब हम गुड्स की बात करते हैं, क्या आप लोगों को ऐसा लगता है, क्या आप लोगों में से यहाँ पर कोई ऐसा है क्या जिसको ऐसा लगता है जो मैंने ये चीज़ मैंने भी बहुत बार डिस्कस की बट वापस कर रहा हूँ कि सेल्स माइनस परचेज इज प्रॉफिट। क्या ये इक्वेशन करेक्ट है क्या? द आंसर इज नो, ये इक्वेशन कभी करेक्ट नहीं। हाँ, एस पी माइनस सी पी इस पी में मानता हूँ, ये पी पी यू है, पीपीयू मतलब प्रॉफिट पर यूनिट, क्योंकि सेलिंग प्राइस पर यूनिट होता है, कॉस्ट प्राइस पर यूनिट होता है, तो को प्रॉफिट मिलता है पीयू बराबर। तो देख रहा है यहाँ पे सीपी है, सीपी कॉस्ट। आप समझ लो आज हमारे पिक्चर का जो हीरो है कॉस्ट वर्ड है, कॉस्ट। खुद आपको बचपन से सिखाया गया कॉस्ट पर यूनिट। और मैंने आपको भी थोड़े टाइम पहले कहा कि परचेज प्राइस इज अ नैरोअर कंसेप्ट, कॉस्ट इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट।
हाँ, तो एक यूनिट का सेलिंग प्राइस और एक यूनिट का कॉस्ट प्राइस जो होता है उससे प्रॉफिट मिलता है। जैसे मैंने अभी देखा, मेरा कॉस्ट प्राइस अभी के लिए आपने देखा 120 रुपीज़ पर यूनिट था अभी के एग्जाम्पल में। अगर ये मैं प्रोडक्ट 200 रुपये में बेचता हूँ, मैं मानता हूँ, तो 200 में से 120 रुपये आ गया, मेरा प्रॉफिट पर यूनिट 80 रुपये है, प्रॉफिट पर यूनिट 80 रुपये है। ये फॉर्मूला 100% करेक्ट है। पर 2 मिनट के लिए चल मैं ट्रेडिंग अकाउंट पे आके देखो समझाता हूँ। यहाँ पर समझ, 2 मिनट के लिए ट्रेडिंग अकाउंट पे आ, मेरे पास गुड्स अवेलेबल फॉर सेल कितना था, 16,000। मैं डेबिट साइड की 2 मिनट के लिए इधर टोटल ले लेता हूँ, मैं यूनिट टोटल ले लेता हूँ। यूनिट की टोटल कॉलम लूँ तो यूनिट्स का टोटल कितना आ गया बेटा, 16,000। 16,000 यूनिट थे मेरे पास बेचने के लिए। ओ सॉरी, माय मिस्टेक, 14,000 यूनिट्स थे अपने पास बेचने के लिए। था तू मेरे साथ? तो 14,000 यूनिट्स तू बेच सकता था, तेरे पास गुड्स अवेलेबल थे 14,000। अभी समझ, तूने 14,000 में से फॉर एग्जाम्पल 13,000 यूनिट्स बेचे। कितने बेचे? सॉरी, 13,000 यूनिट्स बेच लिए। मैं यहाँ पे थोड़ा छोटे छोटे में लिखूंगा, 13,000 यूनिट बेचे। और समझो आपने डिसाइड किया कि आप बेचोगे 13,000 यूनिट एट द रेट ऑफ 200, राइट? तूने डिसाइड कर लिया 200 रुपये पे तूने साल भर में कितने यूनिट्स बेचे, 13,000 इंटू अगर मैं 200 करूँ तो अमाउंट कितनी हो जाती बेटा, 26 लैक्स। तो तूने अल्टीमेटली जो सेल करना था वो सेल कितने में किया बेटा, 26 लैक्स। अब यहाँ पर आ जा, तेरा परचेजेस कितने का था, परचेजेस मतलब नेट परचेजेस टोटल कितने का था, 12 लाख रुपए का टोटल कॉस्ट, जिसको मैं बोलूँगा कॉस्ट ऑफ परचेज। है क्या तू मेरे साथ? पक्का? बढ़ूँ आगे? तो तू अगर बोलेगा सर 26 लाख में बेचा, 26 लाख में बेचा और ख़रीदा कितने में, परचेज कितने में किया, 12 लैक्स, तो 26 में से 12 गया, बराबर ना? इधर 4 और इधर 1, 14 लैक्स का प्रॉफिट। अगर तू ये सोच रहा है तो ये गलत है, क्योंकि सेल्स में से परचेज माइनस करके प्रॉफिट नहीं मिलता। सेल्स में से परचेज माइनस करके प्रॉफिट नहीं मिलता। क्यों सेल्स में से परचेज माइनस करके प्रॉफिट नहीं मिलता? क्योंकि बेटा सेल की क्वांटिटी यूनिट्स अलग है और परचेज के यूनिट्स अलग है। तू जो यूनिट बेच रहा है और तू जो यूनिट खरीद रहा है, दोनों यूनिट्स अलग है। तूने टोटल यूनिट बेचे कितने, 13,000। बेटा तूने खरीदे कितने थे, 10,000। तो 10,000 यूनिट खरीदे थे सिर्फ और 13,000 बेच दिया, तो सेलिंग प्राइसेस ऑफ 13,000 यूनिट्स और परचेज अमाउंट, ये जो वैल्यू दिख रही 12 लाख रुपए, इट इज ऑफ 10,000 यूनिट, दे आर नॉट कंपेरेबल। इसलिए सेल्स माइनस परचेज बोलना फॉर्मूला रॉन्ग हो जाता है। हाँ, मैं सीपी माइनस एसपी माइनस सीपी को मना नहीं कर रहा, वो बरोबर है पर यूनिट के हिसाब से, बट जो तू टोटल परचेज बोलेगा वो बोलना कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। कुछ लिंक लग रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? कुछ समझ में आ रहा है? तो अब मैं इसीलिए अगर मैं देखूंगा 2 मिनट के लिए, मैं इस एग्जाम्पल को थोड़ा एलॉबरेट एंड तक लेके जाता हूँ और फिर आगे का अपन डिस्कशन करेंगे। अभी अगर तू यहाँ पर देखेगा तो 4,000, 10,000, 14,000, पहले मैं यूनिट कॉलम को क्लोज कर लेता हूँ, बैलेंसिंग करता हूँ। यूनिट कॉलम को अगर मैं बैलेंसिंग करूँ तो डेबिट में 14,000 यूनिट्स थे, 4,000 पहले से थे, 10,000 और खरीदे, उसमें से 13,000 बेच दिया, तो क्लोजिंग स्टॉक में कितने यूनिट्स बच गए, 1,000। मेरा यूनिट कॉलम दोनों साइड टैली हो गया, 14,000। देखो समझते हैं? जीपी जो तो लिखेगा ना यहाँ पर, जीपी के सामने यूनिट कॉलम में कुछ नहीं आएगा। प्रॉफिट्स यूनिट में नहीं होता, प्रॉफिट अमाउंट में होता है। प्रॉफिट क्वांटिटी में नहीं होता, प्रॉफिट अमाउंट में होता है। अब तो अमाउंट कॉलम को क्लोज करेगा तो डेबिट साइड की टोटल 4,80,000 और 12 मतलब कितना आ गया, 16,80,000। और क्रेडिट साइड में तूने कितना लिखा था बेटा, 26 लैक्स। तो 26 में से जब तू 16,80,000 माइनस करेगा बेटा तो कितना आता है तेरे पास, 9,20,000। तो तू यहाँ पे बोलेगा कितना आया तेरा, ऐसा करेगा क्या, ऐसा करेगा क्या? क्या तू इसको डिफरेंस निकाल के यहाँ पे लिखेगा? बिल्कुल नहीं। थैंक गॉड कुछ लोगों ने गंदी शक्लें बनाई तो ध्यान तो दिया कहीं पर। बिल्कुल ऐसा नहीं होता। इसीलिए बेटा तेरे को यहाँ पर अगर तू समझ रहा तो बैलेंस, इसलिए तेरे को वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री लगता है। अब तुझे ये क्लोज नहीं कर सकता तुझे पहले ये जो इधर मैंने ये लिख दिया, क्या लिख दिया, बैलेंस लिखा, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो उसको पूरा ही रब कर देते हो। अगर ये भी गलत है तेरा बेटा, क्यों गलत है ये पूरा, ये क्यों? क्योंकि तूने अभी तक एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं की है, दैट इज़ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। तुझे इसका वैल्यूएशन करना पड़ेगा। अब वैल्यूएशन कैसे होगा, तो इसमें 2-3 अजम्पशंस अपन एक लॉजिक से डिस्कस करते हैं। तेरे को नहीं लगता
ऐसा मैं कह सकता हूँ, ऐसा मैं सोच सकता हूँ कि ये जो 13,000 यूनिट बेचे, पहला सवाल 10,000 ही खरीदे और 13,000 बेचे, क्या ये पॉसिबल था? पहला सवाल 10,000 यूनिट ही खरीदे साल भर में और 13,000 यूनिट बेचे, क्या ये पॉसिबल था? द आंसर इज येस, इट वॉज पॉसिबल। क्यों इट वॉज पॉसिबल? बिकॉज यू हैड ओपनिंग स्टॉक। इसलिए मैंने एक टर्म दिया तेरे को, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। अपने क्या वर्ड यूज किया? गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। तेरे पास सेल करने के लिए कितने गुड्स थे? 14,000। इवन तो तूने परचेज कितना किया ड्यूरिंग द ईयर? 10,000 यूनिट। सिर्फ 10,000 परचेज किए, बट बेच कितने सकता था तू? 14,000 बेच सकता था, क्योंकि तेरे पास ओपनिंग स्टॉक भी था। सो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि तूने साल भर में 10,000 यूनिट्स खरीदे, बट बेच तो कितने यूनिट्स बेचे तूने? 13,000 यूनिट। इट वॉज 100% पॉसिबल एंड वो हुआ है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, देखो ऐसा नहीं लगता मैं ऐसा सोचूं कि जो 13,000 यूनिट बेचे रहेंगे, नॉर्मली कोई भी नॉर्मल इंसान पहले कौन सा माल कटाता है, पहले कौन सा माल बेचता है? पुराना वाला। तो ऐसा सोचूं मैं कि 4,000 यूनिट पहले बेच दिए रहेंगे। मतलब तू मैच द पेयर खेले अगर, तो ये 13,000 में से तूने कितने यूनिट्स, मतलब ये जो 13,000 बेचे यूनिट्स टोटल, उसमें से पहले कौन से बेचे रहेंगे? ओपनिंग स्टॉक वाले 4,000, और फिर ये 10,000 में से बाकी के 9,000 गए रहेंगे। मतलब ये 4,000 जो डेबिट में दिख रहा है, क्या ये सोल्ड है? हाँ, मैं शायद बोल सकता हूँ ये सोल्ड हो चुका रहेगा। क्या ये 10,000 जो डेबिट में दिख रहा है ये भी सोल्ड है? नहीं, ये 10,000 में से 9,000 सोल्ड है, तो ऊपर का 4 एंड 9 मिला के 13,000 सेल्ड हो चुका है, और जो 1,000 है इधर है। कुछ समझ में आ रहा है? तो अगर तू मैच द पेयर लगाएगा तो ये 4,000 देखो किसके साथ मैच होता हुआ दिखेगा? 13,000। और ये 10,000 में से कितना मैच होता हुआ दिखेगा? 9,000। और 1,000 रुपीज़ जो डेबिट में है परचेजेस का, वो किसके साथ मैच होता दिखेगा? क्लोजिंग स्टॉक के 1,000 के साथ। इधर तक तो मेरे साथ क्लियर है? अब ये क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यूएशन की बात आएगी, तो ये क्लोजिंग स्टॉक जो तेरा 1,000 यूनिट्स हैं, इसकी वैल्यू अगर मैं बोलूँ तो मे बी ये कितने रुपीज़ के होंगे? जितने में हमने इसका कॉस्ट देखा, ऊपर का कॉस्ट तेरे को याद है कितना था? 120 रुपीज़। तो 1,000 इंटू 120 कितना आया? 1,20,000 आता है क्या? तो आपने 1,000 इंटू जब 120 किया, जीरोस पे ध्यान देना, 1,000 इंटू 120 किया, 1,20,000 आया क्या? ये तूने क्लोजिंग स्टॉक की क्या ढूंढी? अमाउंट। ही तो खुद को ढूंढनी है पहले। अभी अमाउंट लिखने के बाद तू क्लोज कर पाएगा। तो डेबिट साइड की टोटल देखेगा कितना आ गया बेटा? 16,80,000 आ गया। सॉरी, वापस तो इसको नहीं करेगा, माई मिस्टेक दिस टाइम। 16,80,000 वापस अपन इग्नोर करेंगे, डेबिट की अपन टोटल रफ में लेंगे। तो को पता है डेबिट की टोटल कितनी है? 16,80,000। और क्रेडिट की टोटल देख तो सबसे पहले फटाक से 26 और 1,20,000। तो क्रेडिट साइड की टोटल होगी 27,20,000। तो याद है क्रेडिट साइड का अपन पहले टोटल निकालेंगे। है क्या तू मेरे साथ? पक्का? चलो इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। पक्का? इसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं फटाक से। तो अगर मैं इसको थोड़ा छोटा करके अगर हमारे सामने रखूँ तो आप शायद समझ पाएंगे यहाँ पर कि जब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो आपका टोटल इधर आ गया 27,20,000। दिखा सबको? अब जब यहाँ पे 27,20,000 आ गया टोटल, दिख रहा है? अब उसमें से डेबिट की टोटल कितनी आ गई? 16,80,000। तो 27,20,000 में से जब मैंने 16,80,000 माइनस किया, पक्का? तो आप कितना बोल रहे हो, कितना आ रहा है बैलेंस आपका? अरे बोलना, कितना कैलकुलेट किया सबने? मेरे हिसाब से प्रॉफिट आता है 10,40,000 शायद। आता है क्या 10,40,000? तो आप देखोगे 10 एंड इधर 12 इज 24 एंड 26 एंड 27,20,000 राइट। यहाँ पे टोटल आ गई आपकी 27,20,000 आपकी नीचे टोटल आ गई। क्या आप मेरे साथ हैं यहाँ पर? समझ पा रहे हैं क्या? पक्का? सॉरी थोड़ा जूम इन हो गया, और हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे फटाक से। आई होप आपको ये वाला पार्ट समझा है क्या, ट्रेडिंग अकाउंट वाला? चलो बढ़ूँ आगे। फाइन। तो आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट वाला पार्ट था यहाँ पर, जो हमने अभी डिस्कस किया ट्रेडिंग अकाउंट वाला पार्ट, अगर तू यहाँ पर देखेगा थोड़ा सा ट्रेडिंग अकाउंट को, तो देखो एक चीज़ समझेगी यहाँ पर कि तेरा प्रॉफिट है 10,40,000। अभी इस प्रॉफिट को तू वेरीफाई भी कर सकता है। कैसे वेरीफाई कर सकता है? अभी जैसे मैंने एग्जाम्पल यूनिफॉर्म लिया हुआ है, तो यहाँ पर वेरीफाई भी कर सकता है तेरा प्रॉफिट आया आफ्टर कंसिडरिंग क्या, इधर 10,40,000 कंसिडर करके अगर तू प्रॉफिट देखेगा। अब समझ प्रॉफिट का फॉर्मूला। अब यहाँ पे मैं प्रॉफिट का मेन फार्मूला देने में इंटरेस्टेड हूँ, और मैं बहुत सारे फॉर्मूलेज में यहाँ पे इंटरेस्टेड हूँ। ध्यान दे, अभी यहाँ से हम फॉर्मूले डिराइव करेंगे कॉन्सेप्ट में। पर एक पहले मैं बता दूँ,
प्रॉफिट हमेशा यूनिट सोल्ड पे होता है। एक चीज़ दिमाग में बिठा लियो, तू प्रॉफिट किस पे कमाएगा? जितने यूनिट तूने खरीदे उस पे प्रॉफिट कमाएगा या जितने यूनिट तूने बेचे उस पे प्रॉफिट कमाएगा? तो जितने बेचे, तूने कितने बेचे? 13,000 यूनिट। अभी 13,000 तूने यूनिट बेचे और पर यूनिट प्रॉफिट कितना रुपीज़ आया? 80। अब बोलना मत 80 कैसे आया, 200 रुपये में तूने बेचा और खरीदा 120 में था, तो तू 13,000 इंटू 80 रुपीज़ अगर करेगा तो तेरा एग्जैक्ट अमाउंट 1,04,000 मैच करेगा। दैट इज़ हाउ योर प्रॉफिट इज प्रूव्ड। पक्का? श्योर? ये समझ में आ रहा है? पक्का? बट यहाँ पर मुझे कुछ और कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है, वो कॉन्सेप्ट फटाक से हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, राइट? पक्का? बट इधर तक आपको सबको पार्ट क्लियर है? ये वाला पार्ट क्लियर है? चलो एक काम करते हैं, अब इतना एक पार्ट एक बार अपने बुक में ये एग्जाम्पल चाहें तो नोट कर लें सबसे पहले, राइट? ये एग्जाम्पल अपने साइड से एक बार लिख लें कहीं पर। नंबर 2, आप लोगों को उधर जितना मैंने फॉर्मूलेज लिखाए हैं वो आप लोग पीछे रिवाइंड करके वो फॉर्मूले अपने साइड से पीछे जाकर आप देख सकते हो और वो उतने नोट करके रखें। व्हाट आई डू, मैं कल के लेक्चर में इसको आगे कंटिन्यू करूंगा क्योंकि यहाँ पर मुझे काफ़ी सारा डिस्कशन करना है, इसके अंदर काफ़ी सारे पॉइंट्स भी आगे डिस्कस करना है, तो फिर आई कंटिन्यू दैट विद टुमारो। सेम डिस्कशन सेम शीट हम आगे कंटिन्यू करेंगे, बट आई होप आप तब तक इतना नोट कर लेंगे। डन? सबसे इंपॉर्टेंट, कल के लेक्चर को जब आप व्यू करोगे आपसे रिक्वेस्ट है पहले आपको 10 मिनट स्पेंड करना है, एक बार वापस देखना है और फिर कल का लेक्चर कंटिन्यू होगा। आप ऐसे उठ के कल के लेक्चर में आ जाओगे, आपको लिंक नहीं बैठेगा, तो यू हैव टू रिवाइज वंस एंड देन यू हैव टू अटेंड टुमारोज लेक्चर। इज दैट वेरी क्लियर? फाइन, ठीक है। तो आई होप आज का लेक्चर थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा, कुछ नया सीखने को मिला, एक नया अप्रोच मैं आपका डेवलप करना चाहता हूँ, एक नया एटीट्यूड डेवलप करना चाहता हूँ इस कॉन्सेप्ट की तरफ, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने जो चैप्टर्स के नाम लिए सब जगह ये काम आने वाला है, स्टिल एक लेक्चर में कोई इस डिस्कशन को लगने वाला है, वो हम कल के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। डन? आज के लिए यहीं पे रुकेंगे। हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर, गॉड इज़ ग्रेट, बाय बाय।